Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will study history of ninth class. Second chapter, the name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप एंड ट्विस्ट आपको मिलेंगे कि आप कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एज वी नो कि जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने के बारे में जैसे हमें ये भी पता है कि उस टाइम की जो सोसाइटीज़ थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी और यहाँ जो चेंजेस हुए तो वहाँ पूरे यूरोप के जो लोग थे वो भी उससे इंस्पायर तो हुए ही थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, है ना. तो ये लोग जो थे इनके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो थी वो ओपन हो चुकी थी कि अब उनको ये लगने लगा था लोगों को ये जो एक्चुअली सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो सकता है. तो यहाँ पर लोग चेंजेस को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे थे. जैसे आप देखेंगे कि आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया. न्यू आइडियाज़ एंड इंडिविजुअल्स राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जैसे राजा राम मोहन राय टाइप के ऐसे बहुत सारे हमारे सोशलिस्ट थे जो कि इन सब टॉपिक पे उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस दी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ और इन सब पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई. तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी लोग तो नहीं यूरोप में, लेकिन हाँ कुछ लोग जो थे वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का चाहते थे. ठीक है, तो आप ऐसे कौन कौन से लोग थे, जो कौन से ग्रुप थे, उनकी अलग अलग क्या विज़न थे, हम देखेंगे कि ये जो विज़न थे ना ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विज़न थे लोगों के. ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन का एक्चुअली जो बेस तैयार हुआ वो क्यों क्या है, वहाँ की सोसाइटी के लोग जो क्या थे. तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि रिस्पॉन्स जो था उस टाइम पे क्या था, वेरिड था. तो देखिए रिस्पॉन्सेज इज़ वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड. तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर 3 ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं. तो यहाँ हम देखेंगे कि जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट जो हम ग्रुप के बारे में यहाँ बात करते हैं, देखिए लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. यानी कि लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स ये 3 टाइप की जो लोगों की आइडियोलॉजी थी तो इनको 3 ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है. तो आखिर ये हम इनके बारे में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स यानी कि किस तरीके की आइडियोलॉजी थी लोगों की, ये कैसा विज़न था, क्या सोचते थे, है ना. तो इस सब के बारे में सबसे पहले हम लिबरल्स के बारे में देखते हैं. तो लिबरल्स क्या है, लिबरल्स लोग जो हैं यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप था लोगों का जो मोनार्किज्म जो थी पूरे यूरोप में, है ना, उसका ये अपोज करते थे, उसके विरोधी थे. ये वो नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे कि जो मोनार्किज्म है उसका एंड हो और जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप की जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है ना, वो ये चाहते थे. एंड इनको क्या लगता था कि जो लोग हैं किन लोगों के हाथ में, यानी कि यहाँ पर ये चेंजेस तो चाहते हैं. देखिए पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर ये क्या चाहते हैं, ये चेंजेस तो चाहते हैं कि भाई मोनार्कीज़म का जो है एंड हो और रिप्रेजेंटेटिव टाइप की गवर्नमेंट हो. लेकिन यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये क्या इनको ये लगता है कि जो राइट टू वोट है वो केवल जो प्रॉपर्टाइड लोग हैं उन्हीं के हाथ में होना चाहिए. एंड दे वर इन फेवर ऑफ गिविंग प्रिविलेज टू द रिच और मैन ऑफ द प्रॉपर्टी. यस, यहाँ पर ये भी इस चीज़ को भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसके फेवर में भी हैं कि जिन लोगों को बाय बर्थ और रिच और प्रॉपर्टाइड होने की वजह से जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो उनको मिले रहें, है ना. और यहाँ पर वो ये भी देखते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई जो है विमेन को राइट टू वोट नहीं होना चाहिए. तो इस बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है टोटली डेमोक्रेट्स तो नहीं थे, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर ये केवल क्या चाहते हैं, ये राइट टू वोट जो है जो प्रॉपर्टाइड मैन को चाहते हैं, विमेन को इसमें इंक्लूड करना नहीं चाहते हैं, किसी भी चाहे वो रिच हो या पुअर हो. तो ये चीज़ तो आप ये जो चेंज था इसमें फ्रांस में भी था, ये तो आप ऑलरेडी तब उस टाइम पर भी देख चुके थे जो नेशनल असेंबली जो है जब पावर में आई थी, है ना.
तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी जो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, तो वहाँ पर उसमें भी इस तरीके के ही सेम लगभग वो रखे गए थे प्रोविजंस, है ना। तो यहाँ पर लिबरल्स का है, ये क्या सोच है उनकी कि वो मोनार्किज्म के अपोज तो करते हैं, लेकिन वो टोटली डेमोक्रेटिक नहीं कहे जा सकते हैं, बिकॉज वो जो है सभी लोगों के राइट टू वोट के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, अब जो रेडिकल्स हैं, आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि ये रेडिकल्स जो है ये किस टाइप के लोग हैं, इनका विज़न क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एक हमारा ग्रुप है, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं उन सोशलिस्ट की, उन रिवॉल्यूशनरीज़ की जो चेंज तो चाहते हैं लेकिन उनके विज़न थोड़े से डिफरेंट थे। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो रेडिकल्स टाइप के जो लोग हैं, रेडिकल जिस ग्रुप को कहा जाता है, ये लोग भी जो है मोनार्किज्म के यूरोप में क्या थे, ये भी अपोज करते थे, यानी विरोध में ही थे। और ये भी ये चाहते थे भाई, अब देखिए ये सेकंड पॉइंट जो है थोड़ा सा डिफर है। मोनार्किज्म के अपोज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट चाहते हैं, ये एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो कंट्री के पॉपुलेशन जो है कि मेजोरिटी पर बेस्ड हो, है ना। रिप्रेजेंटेटिव टाइप चाहते तो हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन के ऊपर वो बेस्ड हो। और यहाँ देखेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के पक्ष में ही है। एंड ये जो है यहाँ पर ये पॉइंट इनका डिफर है कि ये प्रॉपर्टाइड लोगों को प्रिविलेजेस मिलने के पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि लोगों को कुछ लिमिटेड लोगों को जो है क्या मिले, कोई भी किसी भी टाइप का प्रिविलेजेस मिले, कोई भी फेवर मिले गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ हम देखेंगे कि द फेल्ट ऑल सिटीजन्स, इनको क्या लगता है कि भाई सभी लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो। तो जितने भी जो सफ्रेगेट मूवमेंट्स हुए हैं, यानी महिलाओं से के वोटिंग राइट से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, उन सबको ऑर्गेनाइज भी किया, सपोर्ट भी किया, है ना। और यहाँ पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पक्ष में थी। तो इनको इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेट्स कह सकते हैं, बिकॉज ये किसके पक्ष में थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पक्ष में थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसमें कुछ पॉइंट्स तो जो रेडिकल्स में और लिबरल्स में सेम है कि दोनों ही जो हैं उसका अपोज करते हैं, मोनार्किज्म का अपोज दोनों ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि लिबरल्स जो हैं वो प्रॉपर्टाइड लोगों को वोटिंग राइट देने के पक्ष में है, लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पक्ष में है, यानी कि ये चाहते हैं कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स मिलें। और प्रॉपर्टाइड यानी इसके एक्यूमुलेशन के पक्ष में, प्रॉपर्टीज़ के एक्यूमुलेशन के पक्ष में ये नहीं है। और ये इसमें भी नहीं है कि भाई किसी को जो है बाय बर्थ या उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर कोई भी प्रिविलेज मिले। ठीक है, अब एक तीसरा ग्रुप भी है, थर्ड ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं, यानी कि इनकी सोच थोड़ी सी कैसी है, थोड़ी सी पुरानी टाइप की है। यानी कि ये जो पुराने टाइम से जो पावर को एंजॉय करते चले आ रहे थे, ये उस ग्रुप से हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों का ही विरोध करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंजर्वेटिव्स फेल्ट द नीड फॉर द चेंज बट ग्रेजुअली। यहाँ पर भाई इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये तो लगने लगा था कि भाई चेंज तो करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि मोनार्किज्म के फेवर में तो थे, लेकिन अब इनको लगने लगा था कि लोगों को दबाया नहीं जा सकता है ना। तो अब इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये लगने लगा था कि भाई चेंज तो करने पड़ेंगे, चलो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली जो है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, सारे रूल्स रेगुलेशंस को एक साथ बदल दिया जाए। ये इनका मानना था कि थोड़े थोड़े और जो है चेंजेस करने चाहिए, ग्रेजुअली जो है चेंजेस करने चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस करने चाहिए। 19th सेंचुरी के बाद जो है इन्होंने क्या किया कि दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर नेसेसरी। इनको लगने लगा कि जो है कुछ जो है चेंजेस क्या हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन इनका मानना ये था कि जो पास्ट से रिलेटेड है भाई उसको पास्ट का भी रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, यानी कि पास्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस कुछ थे, है ना, और जो अथॉरिटीज़ थी उनको ये नहीं चाहते थे कि वो चेंज की जाए। ठीक है, तो ये तो था
जो सोसाइटी है उस टाइम की सोसाइटी में जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अलग अलग टाइप के कैसे थे, और सबके विज़न अलग अलग, आइडियोलॉजीज़ अलग अलग थी, वो कैसी थी। अच्छा चलिए, अब हम उस टाइम पे, ये तो हमने बात कर ली कि सोसाइटी के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़, क्योंकि उस टाइम पे आ चुकी थी, 18-19 सेंचुरी के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ का जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। तो वहाँ जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी एंड सोशल जो चेंजेस थे उस टाइम पे, वो क्या चेंज हुए थे कि जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो यूरोप में हुआ है। तो न्यू इंडस्ट्रीज़ के आने से नए शहर जो थे, न्यू सिटीज़ डेवलप हुए, है ना, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड जो रीजन थे वो डेवलप हुए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। अब आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज़ में जो काम करने लगे थे वहाँ महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे और मैन भी थे, ठीक है। लेकिन वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, वेजेस को लेकिन कम कर दिया गया था। जैसा कि हम सबको पता है ना कि जब क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लोग जो थे अपने गांव से शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा माइग्रेट करने लगे थे काम की तलाश में, क्योंकि छोटे छोटे लैंड पे वो सर्वाइवल नहीं कर पा रहे थे। तो दे माइग्रेटेड टू सिटी, है ना, इन सर्च ऑफ द जॉब्स। अब यहाँ पर जो मैन, विमेन जो है, चिल्ड्रन, सभी जो है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने लगे थे, है ना, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, नंबर ऑफ़ पीपल ये बहुत ज़्यादा थे, है ना। तो अब जो आप देखेंगे कि अब फिर इनकी वेजेस किस टाइप की थी, इनकी वेजेस बहुत कम थी, है ना, यानी मजदूरी जो दिहाड़ी मिलती थी इनको वो बहुत कम थी। और वर्किंग आवर्स इनके कैसे थे, बहुत ज़्यादा थे। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। आप ये कहेंगे कि भाई मैन, वीमेन, चिल्ड्रन सभी तो फैक्ट्रीज में है ना, तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉमन था, देखने को मिलता था, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड नहीं हुआ करती थी, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है ना, सीजनल वर्क हुआ करता है उनमें, तो जब डिमांड में नहीं होता है कोई भी इंडस्ट्रियल गुड्स, तो वहाँ से जो थे वो वर्कर्स को निकाल दिया जाता था। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी उस टाइम पर क्या था, कॉमन था, वो भी देखने को मिलता था दूसरी तरफ। और हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स थी हाउसिंग की और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स थी, जो कैसी प्रॉब्लम्स थी, जो शहरों में देखने को मिलती थी। क्योंकि अभी मैंने कहा आपसे कि गांव से, विलेजेस से, कंट्री साइड से, रूरल एरिया से, है ना, लोग जो थे सिटीज़ की तरफ काम की तलाश में माइग्रेट करने लगे थे, है ना। और फिर क्या था, वो माइग्रेटेड जो पॉपुलेशन थी, जो अंदर सिटी में नहीं, जैसे आपने देखा ना स्लम्स में रहा करते हैं, तो स्लम्स एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पर सैनिटेशन की कोई फैसिलिटी तो होती नहीं है ना। तो इस तरीके से वो जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को वो लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। अच्छा, इस ग्रुप के लिए सोच कौन रहा था कि भाई इनकी समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए। लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो थे, इन जो के सारे इश्यूज़ के सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे थे। जो ज़्यादातर जो ऑलमोस्ट जो जितनी इंडस्ट्रीज़ थी, वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कैसी थी, इंडिविजुअल्स थी उस टाइम पे। और लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, जो इसके बारे में सोच रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बहुत पुअर थे, नो। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर, और ज़्यादातर जो थे एम्प्लॉयर्स थे, इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे। इवन दे थॉट अबाउट इट, इसके बावजूद भी वो इसके बारे में सोचते थे, इनके बारे में। बट दे फेल्ट दैट बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। तो इनको ये लगता था कि भाई मेहनत कौन करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर जो है इतना ज़्यादा बेनिफिट्स जो लेते हैं, जो इतना मुनाफा कमाते हैं, वो किसकी वजह से, वर्कफोर्स की वजह से ना। तो अगर वो ये चाहते हैं कि भाई इकोनॉमी में जो है, अगर ये क्या होंगे, ये हेल्दी होगी, वर्कफोर्स हमारी एजुकेटेड होगी, तो क्या होगा कि जो है उनको लगता था कि बेनिफिट्स जो है और ज़्यादा होंगे। तो अपोज टू प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, और वो जो है इसका भी विरोध करते थे। भाई बाय बर्थ जो लोगों को क्या मिले हुए हैं, कुछ एरिस्टोक्रेसीज जो हैं, जो बाय बर्थ उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उसके भी विरोधी थे। और अब आप देखेंगे कि जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो नेशन के लिए सोचते हैं, दे लव टू नेशन, एंड लिबरल्स, रेडिकल्स,
ये सब लोग क्या चाहते थे, ये रेवोल्यूशन चाहते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि केवल रेवोल्यूशन के थ्रू ही इस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो सेटअप की जा सकती है, जिसमें कि ये इस टाइप के चेंजेस हो सकें। एंड नेशनलिस्ट वांटेड रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। क्लियर। और इसी में आप देखेंगे कि जो जेसिपी मैजनी है ना, वो अब 10th में इनके बारे में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है कि जेसिपी मैजनी जो हैं ये एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं, और इन्होंने किस तरीके से इटली का ट्रांसफॉर्मेशन किया और इटली को यूनिफाइड किया था। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छा है, देखने को 10th के चैप्टर में दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर सोसाइटी के जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर लोगों को इक्वल राइट्स को लेकर लोग जो थे अवेयर हो गए थे। अब लोग सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब आगे क्या हुआ इसके बारे में जो अलग अलग जो सोशलिस्ट हैं, है ना, उन्होंने अपने क्या क्या थॉट्स दिए हैं, लोग क्या सोचते हैं, तो इस सब के बारे में जो है कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, इस टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, so watch in next video. Thanks for watching.